नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीसी एग्जाम। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे बजट से संबंधित है 2024-25 इंटरिम बजट 2024-25। वी नो दैट द बजट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। सो बच्चों, ये बजट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है और ये अंतरिम बजट बोला गया है। अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है, इस बजट में क्या क्या मेन पॉइंट है, बजट का मतलब क्या होता है, बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बजट में कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें हम इस क्लास में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो फैक्ट बताना या पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करना ही क्लासेज नहीं होती है। स्पेशली जब हम यूपीएससी की बात करते हैं, स्टेट पीसीएस की बात करते हैं बच्चों, तो हम जानते हैं कि यूपीएससी में काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो कंसेप्ट है वो काफ़ी डीप होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेके। जीएस हो, चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट हो, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, सब में आपका कंसेप्चुअल जो सिचुएशन है वो अच्छे खासी लेवल की होनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों। इंटरिम बजट, हमें पता है कि भी कल से जो है ना बजट से संबंधित बहुत से आपने वीडियो भी देखे होंगे, न्यूज़ चैनल पे भी हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, कोचिंग सेंटर के भी काफ़ी बहुत से आपको फटाफट 10 मिनट में पूरा बजट देने वाले वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आप एक शुरुआत करने वाला बच्चा हो, चाहे एक ट्रेंडी बच्चा हो या एक एक्सपर्ट स्टूडेंट हो, उन सबको ये क्लास जो हो फायदेमंद साबित हो। तो चलो ये देख शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। इंटरिम बजट 2024-25 मतलब जो बजट हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया। आप जानते हो इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है? क्या आप समझ सकते हो? देखो, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ आज 2024 में जून में इलेक्शन होने हैं, है ना। और इलेक्शन होने के बाद हम जानते हैं कि भी गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो सकती है या नहीं भी हो। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होगी या न हो तो भी हमें एक नया बजट वहाँ फिर बनाना पड़ेगा। ऐसा ही 1947 में हुआ था, याद हो तो आपको। देखो, हम आज़ाद हुए थे कब? अगस्त में, ठीक है। और इंट्रोड्यूस अगस्त में, यानी कि बजट का टाइम तो क्या होता है बच्चों उस टाइम? पहले हमारा फरवरी है, जो अभी फरवरी में टाइम चेंज हुआ है कि पहले कभी होता था 27 फरवरी, अब क्या है 1 फेब है। तो ये चेंज कब हुआ ये भी बताएंगे। तो आज़ाद हुआ हम 1947 में और बजट इंट्रोड्यूस होता है आपका उसके बाद, तो फेब तो जा चुका था। इसलिए उस टाइम एक बजट प्रस्तुत किया गया जो आपका अंतरिम बजट माना गया 26 नवंबर 1947 बाय फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम शेट्टी। तो यहाँ पर हम फैक्ट नहीं पढ़ना है, हमें तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है कि जैसे वो बजट थोड़े समय के लिए था, ऐसे ही ये बजट भी आपका जून 2024 तक में भी गवर्नमेंट चेंज हो ना हो वो आगे की बात है। तो इसलिए जो बजट अल्प टाइम के लिए हो, शॉर्ट रन के लिए हो, थोड़े समय के लिए हो, टेम्परेरी हो, काम चलाओ हो, उस बजट को हम क्या कहते हैं? इंटरिम बजट। जो नॉर्मल बजट होता है उसमें भी एक्सपेंडिचर शामिल होता है और जो इंटरिम बजट है उसमें भी एक्सपेंडिचर शामिल होता है। जो नॉर्मल बजट होता है उसमें भी रिवेन्यू होती है, जो इंटरिम बजट होता है उसमें भी रिवेन्यू होती है। बस एक जो वोट ऑन अकाउंट है ना बच्चों, उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर शामिल होता है, रिवेन्यू शामिल नहीं होता। तो हम यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए बताया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि मीनिंग क्या है इंटरिम बजट का। तो हम जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिकल 112 के तहत, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बजट प्रस्तुत करवाने की? क्योंकि नाम किसका होता है? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का होता है, इसलिए। लेकिन प्रेजेंट कौन करता है आगे जाके इस काम को, एग्जीक्यूट कौन करता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो उन्होंने किया है। और ये हमारी पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो 2018 से अपने बजट को प्रस्तुत कर रही हैं। ये इनका छठा बजट है बच्चों। और इस बजट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक अच्छी स्पीच दी है बजट के बारे में, क्योंकि सब रिएक्शन देते हैं भाई, अपोजिशन भी रिएक्शन देता है और गवर्नमेंट भी रिएक्शन देती है, मीडिया भी देती है कि बजट कैसा है, जिसकी जैसी समझ वो वैसा बोल देता है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो हमारे देश के प्रमुख गवर्निंग हेड हैं, तो उनकी स्पीच में जो भी वर्ड आएंगे बच्चों वो 100% क्वेश्चन बनते हैं। जो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उसमें क्वेश्चन बनना ही बनना है। वो प्री के हिसाब से ही बन सकता है, मेंस के हिसाब से। तो अब कैसे? देखो, अब यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ शुरू नहीं कर रहे हैं कि बजट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ ए वन डे एग्जाम, दिस इज क्लास ऑफ यूपीएससी एग्जाम। सो वी हैव टू कंसर्न अबाउट द कंसेप्ट लेवल ऑफ ए हाई क्वालिटी। सो प्रधानमंत्री ने क्या कहा?
4 पिलर ऑफ बजट है। उन्होंने क्या कहा कि यूथ को भी हमने फोकस किया है, पुअर को भी फोकस किया है, वुमेन को भी फोकस किया है और फार्मर को भी। तो इसका मतलब जो बजट सबको शामिल करे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, अर्बन हो, रूरल एरिया हो, प्राइमरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति भाषा का हो, मजहब का हो, उस बजट को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंक्लूसिव बजट। ठीक है। और इनोवेटिव का मतलब देखो, आज आप देख रहे हो, जैसे मान लो कोई बच्चा दिल्ली में, पुणे में, किसी भी शहर के किसी भी अच्छे एरिया में या किसी अपने देश के किसी भी बढ़िया क्षेत्र में रह रहा हो, तो वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है, वहाँ पर सुविधाएं कैसी हैं, किस प्रकार की, जैसे मेट्रो का ही हम एग्जाम्पल लें कि आज की मेट्रो कितनी फैसिलिटी से लेस है, उसका मतलब नई टेक्नोलॉजी है, नए आइडिया है, नए तरीके हैं डेवलपमेंट के, इन्वेस्टमेंट के, उसको हम कहते हैं इनोवेटिव बजट। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि यह बजट नेचर में कैसा है? इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा मेंस में कि व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव बजट, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव बजट। तो इस प्रकार जो कंसेप्ट लेके चले उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक नया कंसेप्ट दिया बच्चों, जीडीपी। जीडीपी यहाँ पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ जीडीपी का मतलब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। यानी कि जो बजट गवर्नेंस की पावर को दिखाए, यानी कि कैसे उस बजट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सरकार किस प्रकार उस बजट के लिए प्रतिबद्ध है, कैसे बजट के लिए सीरियस है, और उस बजट से डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उस बजट का परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन कैसा है, उसमें हमारे आंकड़े जो टारगेट है वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जीडीपी नाम से एक नया टर्मिनोलॉजी दी है। ये सिर्फ नेशनल इनकम के टॉपिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है आपके बजट के न्यू सिनेरियो से। ओके। दूसरा, इसके साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फोकस ऑन डेवलप्ड नेशन, यानी कि हमें 2047 तक विकसित देश बनना है। इसमें लॉजिस्टिक को भी महत्व दिया है, इसमें इनोवेशन को भी इंपॉर्टेंस दी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। अभी रेलवे नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, ब्रिजेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इस प्रकार की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और टूरिज्म तो हम जानते हैं, जैसे अभी देखो हमारे राम मंदिर जी का, श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो उस मंदिर के कारण कितने टूरिस्ट वहाँ पहुँचे हैं। तो क्या अनुमान तो ये लगा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई है। तो हमारा जो टूरिज्म है वो कैसे प्रमोट किया जाए, उसमें प्राकृतिक रूप से, धार्मिक रूप से क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं उस टूरिज्म को। तो ये सारी चीज़ें आपकी, देखो मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास में ही बता रहा हूँ कि सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से ही कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ये है आपका फर्स्ट पेज ऑफ दिस क्लास। ओके, नाउ कम ऑन ट्रेडिशनल वे द बजट इज इंटरिम बजट, इनकम टैक्स स्लैब। नॉर्मली इनकम टैक्स बच्चों वही है, उसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है। बस ये देखो आप 60 साल से नीचे क्या था, 60 साल से ऊपर क्या, 60 से 80 के बीच हमारा क्या माना जाता है? सीनियर सिटीजन, और अबव 80 इज कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। तो उसमें लिए क्या प्रोविजन है? पहले ये था, लेकिन अब हमें फोकस करना किस पे करना है? न्यू रिजीम पे, यानी 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख सालाना है तो 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख है तो 10% है, 9 से 12 है तो 15, और ऐसे ये बढ़ते हुए अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जाती है तो 30% इनकम टैक्स की रेंज में आप आओगे। तो हालांकि बेसिकली आपका वही है 3 लाख तक। तो क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो इसलिए हर कोई जानता है कि जो बजट है ही शॉर्ट रन के लिए, तो शॉर्ट रन के लिए बजट में हम क्यों इनकम टैक्स स्लैब को इतना चेंज करें, इसलिए इसको क्या रखा गया है? जस्ट ज्यों का त्यों रखा गया है। तो इनकम टैक्स रिजीम में कोई भी किसी प्रकार का मोस्टली चेंज नहीं किया गया, लेकिन बस इसी के इफेक्ट से चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर 2.5 लाख था, यहाँ पर अब क्या है? 3 लाख, यानी कि क्लासिफिकेशन को हमने इसमें क्या कर दिया है? इक्वल मान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है कि पैसा, देखो बजट में सीधा बात है भाई, सीधा सीधा हिसाब है, देसी इस तरह से नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि जो बजट होता है, एक तरफ आपका क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है, और एक तरफ क्या होता है? टोटल रिवेन्यू होता है। तो रिवेन्यू का मतलब है कि पैसा आएगा कहाँ से, और एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा जाएगा कहाँ। तो उसको हम इस फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ गेट्स इट्स मनी फ्रॉम, यानी कि कहाँ से रिवेन्यू आएगी। तो इसमें कई बार यूपीएससी के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन जरूर पूछता है कि क्रम लगाओ कि कहाँ से घटता हुआ परसेंटेज है और कहाँ से बढ़ता हुआ। तो मोस्टली जो यूपीएससी है वो क्या करता है बच्चों, ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो बोरोइंग पॉइंट है ना, ये शामिल नहीं करता ऑप्शन में।
मोस्टली वो टैक्स के ही पॉइंट देता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट को? जीएसटी से आ रहा है। अब की बार आपको पता है 1.66 लाख करोड़ रुपीज़ बजट आपका किससे आया है? जीएसटी से आया है। उस 166 लाख करोड़ पे सोच के देखो कितना पैसा है। शुरुआत इसकी 1 लाख करोड़ से हुई थी। और आपको बता दो एक खर्चा देखो 1.25 लाख करोड़ तो हमारा फर्टिलाइजर्स पे खर्च हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए बोल देते हैं कि किसान के ऊपर क्या करी सरकार, देखो खाद की यानी कि फर्टिलाइजर्स बुलाने इंपोर्ट के लिए ही हमारा कितना खर्च हो जाता है? 1.2 लाख करोड़ रुपए। तो जीएसटी से हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा है। दूसरा आपका देखो इनकम टैक्स भी 15% है और कॉरपोरेशन टैक्स भी 15% है। तो बोथ आर सेम इन सेकेंड स्टेज। एंड थर्ड स्टेज इज आपका यूनियन एक्साइज 7 पैसा। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो करों से अलग आए। तो टैक्स रेवेन्यू में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट का पार्ट कितना है, इनडायरेक्ट का पार्ट कितना है। तो यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब टैक्स से अलग आए, कर भिन्न हम राजस्व आय बोलते हैं इसको। नॉन डेप्ट में 2% है, कस्टम का आपका 4 पैसा है। इस प्रकार दिया, ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में सॉरी बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज है तो हमें ये फर्स्ट पॉइंट देना है, अदरवाइज आपका क्या है? जीएसटी ही सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, अब सरकार खर्चा कहाँ पर करती है? तो बच्चे कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, और यार डिफेंस होगा, डिफेंस का तो मतलब क्या है कि सरकार देखो कितना खर्च करी, राफेल भी आ रहा है, सबमरीन भी आ रहे हैं। तो बच्चों के कॉन्सेप्ट में, कॉन्शियसनेस में क्या रहता है, दिमाग में क्या चलता रहता है, यार डिफेंस पे सबसे ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन गलत, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है? नंबर 1 इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर। तो ध्यान रखना, ये बच्चे क्वेश्चन बहुत जल्दी करते हैं गलती इसको, ये सीडीएस में भी पूछते हैं, यूपीएससी एग्जाम में पूछते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछते हैं कि भारत सरकार का जो बजट के हिसाब से सबसे ज़्यादा खर्चा किस पर होता है? तो ब्याज का भुगतान यानी कि जो सरकार लोन लेती है, चाहे वो डोमेस्टिक लोन हो, चाहे वो आउटर लोन यानी कि घर के अंदर लोन लिया हो सरकार ने या बाहर लिया हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना जाता है? 20%। ये पिछले साल से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कभी किसी ज़माने में 12-13% होता था, लेकिन आज कहाँ तक पहुँच गया है? 20%। दूसरे नंबर पे क्या है कि स्टेट शेयर टैक्स एंड ड्यूटीज, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसमें राज्यों का हिस्सा देना पड़ता है। भाई सरकार चाहती है कि हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या? जब राज्य सरकारों को भी डेवलपमेंट में फायदा हो, सारे राज्य साथ चले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी प्रकार की इनकम इनइक्वलिटी ना हो, इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को शेयर देती है। वो कितना? 18, यानी कि सेकंड नंबर पे। थर्ड आपका क्या? सेंटर सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंटर सेक्टर की गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है वेलफेयर, वो 17% है। फिर उसके बाद ये इक्वल है कि फाइनेंशियल कमीशन में कितना ट्रांसफर हुआ उसके हिसाब से, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, जो अलग अलग तरह की होती हैं, वो हम बजट स्ट्रक्चर और बजट कंसेप्ट में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आपको क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है इसका और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, ये आप बताइए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। अब ये देखो, फिस्कल डेफिसिट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। बच्चों ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है। देखो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा मेन फोकस क्या है कि बजट के अंदर क्या क्या पॉइंट उठाए गए हैं। देखो अभी मैंने बताया था कि टोटल गवर्नमेंट की क्या होती है, एक तरफ टोटल रिवेन्यू होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल बजट। ठीक है, लेकिन अब कहें कि हम टोटल रिवेन्यू जो है वो लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है, तो हम इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट, डी से डिनोट करते हैं। और यदि टोटल रिवेन्यू इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर तो हम क्या कहते हैं? इसको सरप्लस बजट। यानी कि सरप्लस भी हो सकता है बजट, न्यूट्रल भी हो सकता है, डेफिसिट भी होता है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट। देखो सरकार जो खर्चा करती है, क्या वो लाभ कमाने के लिए करती है? देखो सरकार को क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना है, सरकार को कोर इंडस्ट्री भी लगानी है, सरकार को बेसिक नीड्स भी देनी है। तो इस प्रकार ये जितना भी खर्चा होगा बच्चों, आपको पता है कि ये वेलफेयर के लिए होता है। और वेलफेयर के लिए होता है यानी कि सरकार इसमें प्रॉफिट नहीं देखेगी, वेलफेयर देखेगी। तो वेलफेयर देखेगी यानी कि दिस इज नॉट फॉर रिवेन्यू, दिस इज नॉट फॉर अर्निंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार की जो टोटल रिवेन्यू है वो लेस देन क्या हो जाती है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू कम हो जाए और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ध्यान रखना, रिवेन्यू में जो है ना 2 पार्ट होते हैं बच्चों, इसमें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। रिवेन्यू में एक तो होता है कैपिटल रिवेन्यू और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। तो जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें हम ध्यान रखना, जब फिस्कल डेफिसिट करते हैं तो उसमें हम बोरोविंग शामिल नहीं करते, यानी कि सरकार जो उधार लेती है
उस कैपिटल रिसिप्ट को हम शामिल नहीं करते, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में अदर देन कैपिटल रिसिप्ट आर एक्सक्लूडेड। क्लियर? तो उसको हम शामिल नहीं करते। इसका डिफरेंस आपका क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और ये बजट डेफिसिट में सबसे बड़ी कंसेप्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे टारगेट क्या है। देखो 2024 के लिए कितना रखा है, ये जीडीपी का 5.8% और 2025 के लिए 5.1%, यानी कि ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब फ्लैक्चुएटेड नहीं है और अप एंड डाउन नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यू कम हो रहा है। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 का क्या टारगेट है, 25 का क्या टारगेट है और 26 का क्या टारगेट है। ये है फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? राजकोषीय घाटा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर काफ़ी पेपरों में ये टारगेट आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि राजकोषीय घाटे से आप क्या समझते हो। तो यानी कि जो घाटा आपके कुल व्यय की अंतर को दिखाए और जिसमें कुल व्यय अधिक हो, और रिवेन्यू में जो है ना कैपिटल रिसिप्ट में आपकी बोरोइंग को शामिल नहीं किया जाता, उधारों को शामिल नहीं किया जाता। जैसे हम सिंपल एग्जांपल दें आपको, जैसे मान लो 100 रुपये की रिवेन्यू है और आपने 180 रुपये खर्च कर दिए, तो ये 80 रुपये का घाटा होगा। और इसको आप कवर करने के लिए क्या लोगे? उधार लोगे। तो आपने किसी दोस्त से 80 रुपये उधार ले लिए, तो ये उधार शामिल नहीं की जाएगी, ध्यान रखना। सिर्फ आपका डेफिसिट क्या दिखाया जाएगा? 80 रुपये डेफिसिट दिखाया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। तो अब की बार इस बजट में कंसर्न करना, ये ध्यान रखना किस किस का टारगेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। ये देखो, ये है ग्रोस टैक्स कंपोनेंट, यानी कि जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार को रेवेन्यू है वो देखो, इधर से फोकस करो कि ये यहाँ पर क्या डायरेक्ट टैक्स और यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में भी, प्रीलिम्स में और स्टेट पीसीज में भी, कि भारत की जो टैक्स रिवेन्यू उसमें डायरेक्ट का शेयर ज़्यादा है या इनडायरेक्ट का। तो ये एज ए स्टेटमेंट पूछता है, तो ध्यान रखो यहाँ पर 54% किसका है? 27% इनकम टैक्स और 27% कॉर्पोरेशन टैक्स। क्योंकि जैसे हमने बताया था कि 15% आता है आपका। तो ये दोनों यानी कि डायरेक्ट टैक्स का शेयर क्या है, किससे ज़्यादा है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या आएगा? जीएसटी और अदर टैक्स। जीएसटी का पार्ट 29 और अदर का क्या? 17%। तो ये आपका टैक्स कंपोनेंट दिखा जाता है कि कुल जो कर आए है उसमें किस टैक्स का हिस्सा ज़्यादा है। तो ये कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों क्या है आपका? फिजिकल बैलेंस दिखाता है। फिजिकल बैलेंस का मतलब क्या है कि जो हम स्पेंडिंग का मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं वो, और रेवेन्यू का मतलब जो हमारी आय है। तो यहाँ देखो ये ग्राफ है, सिर्फ आपको ये ट्रेंड ध्यान में रखना है, आपको और कुछ नहीं ध्यान रखना है, इसमें कोई डाटा आपको याद नहीं रखना। बस ये ध्यान रखना है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अप एंड डाउन किस फेज में रहा है। 30% जो एवरेज निकालते हैं, इसमें देखो कितना ये नीचे डालता है, कितना नीचे जाएगा, ये लगभग 13 के आसपास है और फिर वापस बढ़ने लगा। कब? 2017-18 के आसपास ये बढ़ने लगा एक्सपेंडिचर, और बढ़ता गया और फिर वापस कम हो गया। तो ऐसे ट्रेंड, यानी कि रेवेन्यू 9.2% है और स्पेंडिंग कितनी है? 15, यानी कि आय कम और खर्चा ज़्यादा है, इसलिए तो हमारा फिजिकल बैलेंस गड़बड़ा जाता है। लेकिन हमने जैसा कहा कि ये सिर्फ किसके लिए होता है बच्चों? वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लाभ कमाने के लिए नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ किसके लिए होती है? वेलफेयर के लिए। तो ये ट्रेंड हमें आपको ध्यान में बताना था। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी पूछ लेते हैं कई बार, तो ये आपके आंकड़े एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है बच्चों? देखो इंटरिम बजट में क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आप दोनों, मैं स्ट्रीम आपको साथ दिखा रहा हूँ, दो आपको पेज दिखाई दे रहे होंगे यहाँ। चलो नेक्स्ट पेज में बताएंगे। वैसे ये क्या है आपका? टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 47.66 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से पिछले साल से ये 2.76 लाख करोड़, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगी कि पिछले साल से आपका कुल एक्सपेंडिचर बजट बढ़ा है। और वो कितना परसेंट बढ़ा है? परसेंटेज में 5.8%। और अमाउंट में नहीं पूछते बच्चों, इफेक्ट ऐसे भी नहीं पूछा जाएगा। मोस्टली क्या पूछता है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ। तो आपको एक साइन ऑफ पॉइंट ऑफ से ध्यान रखना कि पिछले साल की तुलना में एक्सपेंडिचर अब की बार टोटल क्या है? वो बढ़ा है। दूसरा क्या है इस एक्सपेंडिचर में? एक में इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम जानते हैं कि दो एक्सपेंडिचर बताए थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो ये ध्यान रखना, जो रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट आपके अलग अलग होते हैं कि रिवेन्यू से क्या खर्च हो रहा है और कैपिटल से
क्या खर्च हो रहा है। तो इसी को हमने बेस बनाया है 2017 से, यानी कि उससे पहले जो एक्सपेंडिचर था वो नॉन डेवलपमेंट, नॉन प्लान इस टाइप से डिवाइड होता था। लेकिन अब की बार 2017 से जो अरुण जेटली जी हमारा बजट प्रस्तुत किया था, वहाँ से सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए प्लान और नॉन प्लान, नॉट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि नॉन डेवलप एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसी हिसाब से आपका ये जो डिफिकल्टीज थी वो खत्म कर दी। सिर्फ अब हम देखते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जो इक्विपमेंट पे, मशीनरी पे, टूल्स पे, इनोवेशन पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च किया जाए उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तभी तो आज हमारे यहाँ मेट्रो है, ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है। आप देख रहे हो कि कैसे हमारे देश में अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो वो सारा किसके कारण है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ गया है, 11.1%। यानी कि पिछले साल जो 10 लाख था, अब की बार क्या होगा, 11.11 लाख करोड़ रुपए। और ये जीडीपी का कितना है, 3.4%। तो ऐसे स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि एट प्रेजेंट जो 2024-25 का बजट है बच्चों, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है या घटा है। तो ये ध्यान रखना, कितने परसेंट बढ़ गया, 11.1%। दूसरा बच्चों ये क्या है, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू यानी कि अभी बताया कितना, कैपिटल रिवेन्यू और रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और, यानी कि हम इसको फिर आपको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट कितनी है और रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है। तो ये टोटल रिवेन्यू, इसमें आपकी 30.80 लाख करोड़ रुपीज़ अदर देन बोरोविंग, यानी इसमें बोरोविंग शामिल नहीं है। और टैक्स रिवेन्यू इसमें 26 है, यानी कि 4 लाख आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू, वही होगा 96% और 4% का रेशियो हो गया। तो ग्रोस मार्केट बोरोविंग है 14.13। ये बहुत कम पूछा जाता है कि ग्रोस मार्केट बोरोविंग क्या है, नेट मार्केट बोरोविंग क्या है। मोस्टली क्या पूछा जाता है, ट्रेंड पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो टैक्स रिवेन्यू ज़्यादा है और नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है बच्चों, वो कम है। तो मोस्टली हमारा टैक्स रिवेन्यू होता है, जिसमें आपको पिछले पेज पे हमने बताया था कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इस हिसाब से है ना, क्लियर है, ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरह ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि पिछले साल 10 लाख करोड़ था, अब की बार 11.11 लाख करोड़ हो गया। यानी कितनी ग्रोथ होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा। और जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चों, रॉ मटेरियल ऑफ इकोनॉमी, रॉ मटेरियल ऑफ इकोनॉमी। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ मैं पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली जाए तो क्या क्लास लग सकती है? लाइट चली जाए तो इन्वर्टर होना चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। रोड के अलावा ट्रांसपोर्टेशन हर प्रकार की चाहिए, सिविल एविएशन भी चाहिए, रेलवे भी चाहिए, और आपका आपका नेवल सिस्टम भी आपका मजबूत होना चाहिए, ट्रैफिक। दूसरा ब्रिजेज होने चाहिए, रिसर्च आपका रोड मैं आपको बता चुका हूँ। इस हिसाब से जितना भी एक्सपेंडिचर होता है आपका, वो क्या कहलाता है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। और इसको बनाने के लिए हमें पैसा चाहिए, और ये पैसा आपका क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जो मैंने बताया वो आपको बता चुके हैं। तो कितने परसेंट ग्रोथ हुई इसमें, 11.1% की ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों ये है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मजबूत करने के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेन पॉइंट है हमारा बजट में। जैसे हमने फर्स्ट पेज में बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता। ये क्लास भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ही रिजल्ट है, आधारभूत संरचना, यानी कि ऐसी संरचना जो बेस क्रिएट करे, जैसे अभी बताया रोड, रेलवे, बिजली सब चाहिए हमें, है ना। तो ये इसके लिए कितना है, लिंक्ड रिफॉर्म चला है 75,000 करोड़ रुपए का, 75,000 करोड़ रुपीज। और इसमें 3 मेजर कॉरिडोर बनेंगे बच्चों। एक जो पोर्ट की कनेक्टिविटी जोड़ेगी रेल के थ्रू, यानी कि जितनी हमारी बंदरगाहें हैं, जो राष्ट्रीय बंदरगाहें हैं हमारी, नेशनल पोर्ट हैं या जो छोटी पोर्ट हैं, वो सभी, वो आपकी कनेक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई अच्छी होगी। दूसरा एनर्जी की, मिनरल्स की, और सीमेंट कॉरिडोर को भी जोड़ा जाएगा, कि जहाँ जहाँ सीमेंट कॉरिडोर है, सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं, जहाँ जहाँ एनर्जी की क्रिएशन हो सकती है, बिजली की क्रिएशन हो सकती है, वहाँ को कनेक्टिविटी जोड़ देंगे तो फायदा होगा। तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। अब हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर का मतलब क्या है कि जिसमें जैसे जो है ना, आपको देखा नेशनल हाईवे काफ़ी बनते हैं जिसमें आपके जो स्मॉल व्हीकल हैं वो चलने नहीं दिए जाते, वो बेसिक हाईली हैवी व्हीकल के लिए होता है। तो इस प्रकार के 3 कॉरिडोर बनेंगे, और जिससे आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब जो सामान लाने ले जाने की, वो कॉस्ट कितने परसेंट कम हो जाएगी, 12%।
इसीलिए तो इसको इनोवेटिव बजट कहा है ना, क्योंकि 12% कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा जो वंदे भारत है बच्चों, 40,000 जो नॉर्मल बोगी है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वंदे भारत ट्रेन में, यानी कि आम आदमी को भी वो सुविधा मिलेंगी, इसलिए इसको इंक्लूसिव बजट कहा गया है। मेट्रो रेल नमो भारत को भी एक्सपेंड करेंगे अलग अलग सिटियों में, तो यहाँ सबको सुविधाएं मिलेंगी। और डेवलपमेंट को यानी कि एक ऐसी ट्रेन चलाई जाएगी जो सिर्फ कॉमोडिटी को ही एक्सचेंज ट्रेवलिंग की जाएगी, उसमें सिर्फ वस्तुओं का ही भेजा जाएगा। तो वस्तुएं भेजी जाएंगी तो आपके टाइम से सप्लाई होगी, टाइम से सप्लाई होगी तो प्राइस को हम कंट्रोल कर सकेंगे, और प्राइस को कंट्रोल कर सकेंगे तो इन्फ्लेशन भी क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। इस प्रकार ये बजट इनोवेटिव बन जाता है। तो इन सब बातों के कारण देखो, इतनी ट्रेन बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 75,000 करोड़ रुपये लगेंगे, तो क्या ट्रेवलिंग टाइम क्या होगा, कम होगा, लोगों को नए रोजगार मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और अब ट्रेन टाइम भाई अच्छे टाइम से ट्रेन आ रही है, फैसिलिटीज़ हैं, एविएशन सिविल एविएशन भी मजबूत होगा, तो टूरिज्म भी क्या होगा, क्योंकि आज का ज़माना टूरिज्म भी है। तो देखो आप जानते हो कि सऊदी अरब में या अरब नेशन में सारा फोकस किस पे किया जा रहा है, टूरिज्म, क्योंकि उनको जानते हैं कि भाई 2070 या 80 तक आपके जो फॉसिल फ्यूल हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। तो वो कहाँ पर अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, टूरिज्म पे चलाएंगे। वो आज से ही उस पर काम करें, तो क्यों ना हम भी काम किस पे करें, टूरिज्म पे। तो जैसे हम इसीलिए इसको फिर हम क्या कह सकते हैं, इनोवेटिव बजट है। समझ में आया कि इनोवेटिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव का मतलब क्या है। तो इसीलिए जो फर्स्ट आपका जो पेज था क्लास का, वो पॉइंट टू पॉइंट बार बार हर पेज में ही कनेक्ट हो रहा है। इसलिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो मेंस में आपका क्वेश्चन अपने आप लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा रिटन में हम सॉरी भाई इसके लिए सही नहीं लिखा गया। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, देखो अभी हमारे जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, वहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हर घर के ऊपर हम सोलर सिस्टम लगाएंगे। तो उसमें क्या 10 मिलियन घरों पर हमें सोलर सिस्टम लगाने की बात करते हैं, जिससे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनेगी किसमें, एवरी मंथ। तो कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे, यानी कि एनर्जी क्रिएट होगी। दूसरा क्या है, जो हमारे विंड एनर्जी बनाएंगे हम, जो ऑफशोर का मतलब जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पर टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, तो एयर का फ्लो अच्छा होता है, तो इसलिए वहाँ पर पवन ऊर्जा को क्रिएट किया जा सकता है। और ऐसे में 1 गीगावाट हर जगह पर पॉसिबिलिटी होगी, वहाँ पर ऐसे विंड एनर्जी सेटअप करेंगे कि हर जगह से 1 गीगावाट एनर्जी क्रिएट हो। दूसरा जो कोल गैसिफिकेशन का मतलब कोयले को जलाकर नहीं, कोयले को भाप में बदलकर लिक्विफिकेशन के तहत आपकी जो 100 मीट्रिक टन है वो प्रोडक्शन किया जाएगा बिजली का, और जिसके लिए बजट कितना है 8500 करोड़ रुपीज। अब देखो कोयले को जला नहीं रहे हैं, विंड एनर्जी बढ़ा रहे हैं, सोलर एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा। अब एमिशन कम होगा किसका, आपका का CO2 का, CO2 का एमिशन कम होगा। तो आपको पता है हमारा टारगेट क्या है, नेट जीरो एमिशन 2070 तक में प्राप्त करना है। तो इसका मतलब फिर ये क्या हो गया, इनोवेटिव बजट हो गया। यानी कि जो हमारे नए नए आइडियाज़ दे, नई आइडियोलॉजी लेके आए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए और हमारे टारगेट को अचीव करने में मदद करे, उसी को तो इनोवेटिव कहेंगे। तो यानी कि पहले की तरह परंपरागत बजट के ऊपर काम नहीं चल रहा, अब हमें नई नई पॉसिबिलिटी पे ध्यान देना है। और यहाँ पर देखो अब एक और चीज़ है, मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ CBG में कंप्रेस्ड बायोगैस को हमने किसमें मिलाना है, CNG मिलाना है, और घर तक पाइप के द्वारा नेचुरल गैस पहुँचानी है, ताकि बार बार सिलेंडर ढोने का काम ही झंझट ही खत्म। हालांकि बड़े शहरों में तो है अभी भी पाइप से आपको घरों में गैस मिलती है। तो इस प्रकार की जो ये होगा काम, तो ये आपका इंक्लूसिव बजट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज स्टेशन है, अब देखो आपको पता दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की वर्ल्ड में कहाँ पर हो रही है, आपकी इंडिया में ही हो रही है। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ग्रोथ भी आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही है। तो ऐसे पॉइंट आपको UPSC मेंस में काफ़ी मददगार होते हैं बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन है वो अभी कितने हैं, 6586 हैं, जो हालांकि 2030 तक है, हालांकि इनको और बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा एक चीज़ हमने और ऐड की है, देखो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की प्रमोशन के लिए सरकार ने क्या किया, 2671 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की है, जो अभी इस चीज़ को और आगे बढ़ाएगा। अब इसमें 3 पॉइंट देखो, दिसंबर 2024 तक क्या करना है कि ऐसे रेलवे स्टेशन लगाने जिसमें 40 लाख पॉपुलेशन हो उन शहरों में, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से चलेंगे रेलवे स्टेशन चार्जिंग। 2025 तक इसमें क्या करना है, उसमें 10 लाख पॉपुलेशन तक को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। 2026 तक सभी को, जहाँ फिजिबिलिटी हो, जहाँ सुविधाएं हो, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के हिसाब से EV चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। यानी कि देखो रेलवे को भी शामिल करेगा, तो कितनी एनर्जी हमारी बचेगी। इसीलिए इस बजट को क्या कहा गया है, इनोवेटिव और इंक्लूसिव बजट।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सनराइज इंडस्ट्री। मोस्टली जो सनराइज इंडस्ट्री है वो आपका आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाई किस्म की उच्च तकनीक को ही दिखाता है। लेकिन उसमें फिर भी हम क्या शामिल करते हैं? केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, ग्रीन हाइड्रोजन। देखो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? फॉसिल फ्री एनर्जी फ्यूल, और कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? सनराइज। और इसके लिए सरकार ने क्या किया? देखो 1 ट्रिलियन फैसिलिटी कॉप्स टू इनोवेशन एंड रिसर्च, यानी कि इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए 1 खरब रुपए की व्यवस्था ऑन सनराइज डोमेन, यानी कि सनराइज सिस्टम को बढ़ाने के लिए। सनराइज यानी कि इंफॉर्मेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। और इसके लिए क्या है कि प्रोविजन 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री युवाओं को, यानी कि अब ये क्या है? यूथ को ये लोन मिलेगा, ये फैसिलिटी मिलेगी किस पर? 0 इंटरेस्ट पर। तो हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। उस मेंटलिटी को भी तो चेंज करना है कि आपका खुद का रोजगार हो, खुद का आपका बिजनेस हो। तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ हर कोई बच्चा भागे, किसी की मेंटलिटी आपके बिजनेस की तरफ हो। तो उसको फैसिलिटी कैसे मिलेगी? उसको मिलेगी 0 इंटरेस्ट रेट पे, या बहुत ही कम ब्याज दर पर 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन्स की सुविधाएं मिल जाएं। तो आपके यहाँ किसको बढ़ावा देगा? देखो एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को बढ़ावा मिलेगा, या आप अपना खुद का सेटअप लगाओगे। ठीक है, इस हिसाब से आपके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो यानी कि आप देश की जनसंख्या, जो युवा जनसंख्या है, आपको पता है हमारे देश के ये सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट है बच्चों कि 66% हमारे देश की जनसंख्या क्या है? युवा जनसंख्या, जो दुनिया में मैक्सिमम है। और युवा का मतलब होता है, यूथ का मतलब होता है 15 से 35 के बीच। ठीक है, तो ऐसी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इंडिया में। तो उसको बेनिफिट मिलेगा, वो इंट्रोडक्टरी होगी किसमें? प्रोडक्शन में। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, देश का क्या होगा? विकास होगा। तभी तो हम 2047 तक क्या बन जाएंगे? विकसित देश। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 38 लाख किसानों को क्या हुआ? फायदा हुआ है, लगभग 38 लाख किसानों को। और इसमें 10 लाख जो है लगभग क्या हुआ है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुए हैं, यानी कि 38 लाख किसानों को फायदा हुआ है, 10 लाख किसान एम्प्लॉयमेंट ओकेजन इसमें क्या हुए हैं? रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। और अब की बात देखो, इसमें टारगेट क्या था भाई? मार्च 2024 तक 3 करोड़ घरों को बनाना, पक्के घर। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और ये 3 करोड़ पक्के घर बनने की संभावना है, इसलिए इसको और बढ़ा दिया। अब 2 करोड़ नए बनाए जाएंगे, और वो कब तक? नेक्स्ट 5 ईयर। और इसका बजट क्या है? 80.7 हजार करोड़ रुपए 2025 के लिए और 2024। अब यहाँ देखो, ध्यान रखना किस साल सबसे ज्यादा पीएम आवास योजना पर खर्च किया गया? तो ये आपका 22 में है, जो 90 के पास है। तो यानी कि ये फ्लक्चुएशन है, पहले घटा 2024, और 25 में फिर ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये ट्रेंड आपको यूपीएससी में याद रखने पड़ते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ये ट्रेंड है, ये प्रोविजन है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लखपति दीदी। अब लखपति दीदी का मतलब क्या है? कि देखो मैंने कहा था कि बजट में, या मोदी जी ने भी क्या कहा था कि वुमेन पे फोकस करना है ना। तो वुमेन के ऊपर फोकस करना है, तो इसका मतलब उनको सुविधाएं दी जाए, उसको विकास की धारा में शामिल किया जाए। इसके लिए क्या किया है? स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप 83 लाख को इसमें कनेक्टिविटी की गई है, जिसमें 9 करोड़ महिलाएं टारगेटेड हैं, जिसके कारण 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाएं, यानी कि एक्स्ट्रा 1 करोड़ लखपति दीदी, यानी कि ऐसे विकास के अवसर दो कि हर एक महिला लखपति बन जाए। तो 83 लाख महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसमें रोजगार के अवसर मिलते हैं। ऐसे में जो टारगेट था वो 2 करोड़ से कितना हो गया है? 3 करोड़ करना है, जिसमें 1 लाख एक्स्ट्रा लखपति दीदी होंगी। जिसमें फाइनेंशियल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? कि इसमें 1 लाख महिलाएं पर घर के साथ साथ, यानी कि पर हाउस होल्ड 1 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो जिसके कारण 1 करोड़ को फायदा होगा, यानी कि पर हाउस होल्ड 1 लाख महिलाएं, यानी कि क्या होगा? एक्स्ट्रा इनपुट होंगी, जिसके कारण 1 करोड़ को क्या होगा? फायदा होगा। अब ये जो लखपति दीदी से क्या होगा? देखो महिलाओं को क्या होगा? सशक्तिकरण होगा, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, और सामाजिक आर्थिक बदलाव आएगा। तो इसीलिए ये बजट क्या हो जाएगा? अगेन इंक्लूसिव बजट, समावेशी बजट। तो प्रधानमंत्री जी जो कहा वो सच साबित होता दिख रहा है। ऐसे में इस बजट को हम इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों। देखो मैंने ऐसे बताया था आपको कि नॉर्मल बजट में क्या होता है? रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट,
अब रिवेन्यू बजट में भी आपके दो पार्ट हो गए, रिवेन्यू राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, एक्सपेंडिचर को हम व्यय बोलेंगे, रिसिप्ट को हम प्राप्ति बोलेंगे। इसमें आप जब टैक्स, अभी जैसे मैंने बताया था कि टैक्स का आपका क्या है, आपका टैक्स रिवेन्यू है और नॉन टैक्स रिवेन्यू है, तो ये आपकी 95% थी लगभग 96, और ये आपकी क्या है लगभग 5%। तो टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ऐसे ही आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान का मतलब क्या होता है, जैसे सरकार को भाई जो डेली रूटीन यूज खर्च करना पड़ता है, डेली रूटीन के गवर्नमेंट फंक्शन हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी संभालना पड़ता है ना। इस प्रकार के जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे सब्सिडी पे भी खर्चा करना पड़ता है, डिफेंस पे भी खर्चा करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट पे भी खर्चा करना पड़ता है। वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेमेंट, नॉट पेमेंट ऑफ लोन। तो इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो आपका नॉन प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं बनाया जाता। जो नॉर्मली हम जानते हैं कि पहले हमारी 5 ईयर प्लानिंग होती थी, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो असिस्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट को, वो आपका क्या होता था, प्लान एक्सपेंडिचर होता था। ये आप किस तरह डिवाइड होता था। लेकिन अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बताया था कब से, 2017 से। और इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी, 2011 में श्री रंगराजन कमेटी ने इसकी रिपोर्ट रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश की थी। श्री रंगराजन कमेटी 2011 में बनी थी। उस कमेटी की बातों को मानते हुए 2017 से हमने बस ये हिंट के लिए लिख रखा बच्चों, प्लान रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान रिवेन्यू। लेकिन बेसिक कैटेगरी क्या है आपकी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। इसको पहले हम डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट भी कहते थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो डेवलपमेंट का मतलब, जैसे देखो सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार रेलवे बना रही है, सरकार सड़क बना रही है, बिजली बना रही है, इससे डेवलपमेंट होगा, ठीक है। लेकिन सरकार आपका डिफेंस पे खर्चा कर रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट दे रही है, लॉ एंड ऑर्डर दे रही है, पुलिस प्रशासन है, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं होता, ये नॉन प्लान होता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे ही कैपिटल का हो जाता है, प्लान कैपिटल और नॉन प्लान। ध्यान रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, उसमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये लॉन्ग रन में इफेक्ट दिखाता है। देखो एग्जाम्पल दूँ आपको, 1998 में पहली बार हमारे दिल्ली में मेट्रो का काम शुरू हुआ, लेकिन उसको बनने में 3 साल लग गए, 4 साल। तो 2002 25 दिसंबर को आपकी पहली बार मेट्रो चली 30 हजारी से ISBT दिल्ली में। तो इन 3-4 सालों के अंदर तो टाइम लग गया ना, तो यानी कि जो लॉन्ग रन को हमारा बेनिफिट दे, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इनोवेशन होती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो डिजिटलाइजेशन जो सिस्टम हुआ आज का ही थोड़ा हुआ, उसमें आपके प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट खोले थे ना 35 करोड़ शुरू में, तो सब लोग सोचे थे कि ये प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट क्यों खोल रहे हैं। आज आपको पता चल रहा है कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में खाता, तो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण कितना जो बजट है वो सही टाइम से यूज होता है। प्लस आपका क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी लिंकेज थे, जो घुसखोरी थी, जो भ्रष्टाचार था, वो आपका जो बाईपास पैसा हो जाता था वो भी खत्म हुआ। तो यहाँ पर जहाँ जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग रन में हमें इफेक्ट दे, और जिससे सरकार की जो एसेट है वो तो बढ़े, और जो लाइबिलिटी है वो क्या हो, कम, उस बजट को हम क्या कहते हैं, उस एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो डे टू डे है, जो आज का है हमारा, पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ता है उसमें। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर सरकार की न तो लाइबिलिटी को कम करे, लाइबिलिटी भी कम नहीं करेगा और एसेट भी नहीं बढ़ाएगा, दोनों में कोई काम नहीं करेगा, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि लाइबिलिटी और एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं बच्चों कि जो रिवेन्यू रिसीव, देखो टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स, ये आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स में एस्टीट है, लाइसेंस फीस है, जुर्माने हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट हैं। इस प्रकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो इनकम है, जैसे हमारे कोल फैक्ट्री से क्या, और ONGC क्या काम कर रहा है ना, जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योग हैं, उस गवर्नमेंट सेक्टर है उससे कितनी इनकम हो रही है, वो सारा आपका इसमें आता है। इसी प्रकार जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें प्लान और नॉन प्लान, मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि जो नॉन प्लान में देखो इंटरेस्ट पेमेंट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सरकार को जगह जगह खर्च करने हैं, एकदम से आपको कोई टुकड़ी भेजनी पड़ जाए, CRPF भेजनी पड़ जाए, BSF का काम आ जाए एकदम से, इस हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है उसको भी तो पैसा लगता है ना, वो आपका सारा क्या होता है, नॉन प्लान। और एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग ऑफ द जनरल ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार को अपने सिस्टम चलाने के लिए भी खर्चा चाहिए,
जैसे 26 जनवरी का मैनेज होता है उस पर भी तो खर्चा होता होगा ना। इस प्रकार से चीज़ें, ये आपकी प्लान एंड नॉन प्लान रेवेन्यू बजट। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट पे आपका क्या है, कैपिटल बजट। तो कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजी के रूप में जो प्राप्तियां हो रही हैं और पूंजी से जो खर्चा हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि लॉन्ग रन में एक्सपेंडिचर होता है और शॉर्ट रन में भी होता है, लेकिन बेसिकली कैपिटल क्या होता है आपका, लॉन्ग रन में रिजल्ट दिखाता है। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट यानी कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरी को कितनी सहायता देती है, कितनी एड प्रदान कराती है, वो सारा आपका प्लान कैपिटल होता है, क्योंकि उसके पहले से ही क्लासीफाई किया जाता है। दूसरा जो सरकार को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, डिफेंस में देखो यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस लिखा, ध्यान रखना। ये जैसे क्वार्टर बने हुए हैं, कैंट बना हुआ है, ये तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्डिंग के लिए, इक्विपमेंट के लिए। लेकिन आर्म्स और एम्यूनिशन जो खर्च करना पड़ता है वो जाता है रिवेन्यू पे। ध्यान रखना, एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अगर सरकार राफेल खरीदती है, सबमरीन खरीदती है, या नए नए मिसाइल आती हैं, ब्रह्मोस पे खर्चा करिए, वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन सरकार फौजियों के लिए कैंट बना रही है, आवास बना रही है और रहने सहने के ऊपर, डिफेंस पे ऊपर खर्चा कर रही है, वो आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में चेंज आ गया समझ में। तो ये आपका जो क्या है बच्चों, एक कैपिटल रिसिप्ट है। बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोविंग फ्रॉम मार्केट, यानी कि सरकार कहाँ से उधार लेती है, देश के अंदर से भी ले सकती है, देश के बाहर से भी ले सकती है। और डिसइन्वेस्टमेंट का जो कहते हैं देश को बेच दिया, वो बेचना नहीं होता है, सरकार अपना शेयर घटाती है पीएसयू से, वो आपका क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट से। और रिकवरी ऑफ लोन, यानी कि सरकार ने जो लोन दे रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट को या फिर अदर कंट्री को, तो उनकी रिकवरी भी होती है। ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ लोन एंड रिकवरी ऑफ लोन ये आपका कैपिटल में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन इज पार्ट ऑफ रिवेन्यू बजट। तो ये बच्चों क्या था, बेसिक आपका बजट था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। एक बजट को हम थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आपका बजट का स्ट्रक्चर क्या है, बजट की हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड में हिस्ट्री क्या है बजट की, इंडिया में हिस्ट्री क्या है, बजट में कितने टाइप्स होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस बजट क्या है, ठीक है, और आपका आउटकम बजट किसे कहते हैं, अलग अलग बजट में क्या क्या कुछ फैक्ट हैं, किसने बजट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट किया। क्योंकि स्टेट पीसीस में मोस्टली थोड़ा सा क्या होता है, आपका फैक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन जो आपका यूपीएससी है उसमें फैक्ट कम, कंसेप्ट ज़्यादा, ट्रेंड ज़्यादा, स्टेटमेंट ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो उसमें आपका, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं कि पहली बार जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन क्या हो गई थी, थोड़ी सी डावाडोल हो गई थी। तो तब की हमारी जो ब्रिटेन क्वीन थी, हमारी क्या ब्रिटेन की जो क्वीन थी महारानी विक्टोरिया, उन्होंने जेम्स विल्सन को भेजा था कि जाके देखो, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन थे, यानी कि संसद थे, उन्होंने अपनी वो सीट छोड़ी और 1860 में वो भारत आते हैं। वो भारत के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का, और इनकम टैक्स के अंदर पहली बार वो इंट्रोडक्शन कराते हैं इंडिया के अंदर। तो पहला बजट वो 7 अप्रैल 1860 को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। लेकिन वो बजट किसको डिवोटेड था, ब्रिटेन की महारानी को। लेकिन भारत के लिए पहला बजट आता है 18 फरवरी 1869 को, और ये भी बजट किसने प्रस्तुत किया था बच्चों, जेम्स विल्सन ने। तो इस बजट को, क्योंकि ये इंडिया के लिए फोकस था, तो इसलिए ये पहला बजट माना जाता है। तो जेम्स विल्सन को भारत के अंदर फादर ऑफ बजट कहा जाता है। हालांकि वर्ल्ड में पहला बजट बच्चों किसने किया था, आपका रॉबर्ट वॉलपोल ने 1735 में, जो ब्रिटेन 1733 में, सॉरी, जो ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर में रॉबर्ट वॉलपोल ने 1733 में ब्रिटेन में पहला बजट दुनिया का प्रेजेंट किया था, जो बाद में चल के 1735 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। तो ये चीज़ें, हम इस प्रकार की बातें नेक्स्ट हम बजट से संबंधित जो क्लास होगी, जिसमें हम फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उस हिसाब से बातें करेंगे, तब आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।